हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के कई वीडियोस हो चुके हैं जिनमें हमने इम्पॉर्टेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, प्रीएम्बल और काफ़ी कुछ देखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो और जितने भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं वो सीधे आपको मोबाइल पे मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है फ्रेंड्स? 12। जब कॉन्स्टिट्यूशन का अपनाया गया था यानी कि नवंबर में 1949 में, तब इसमें 8 शेड्यूल्स थे यानी कि 8 अनुसूचियां थी। लेकिन फ्रेंड्स, बाद में फिर इसमें अनुसूचियां जोड़ी गई और टोटल अब अनुसूचियां हैं 12। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम डिस्क्रिप्शन के साथ साथ में फ्रेंड्स इसे याद करने के तरीके के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रथम अनुसूची। फर्स्ट शेड्यूल क्या है? इसमें भारतीय संघ के गठक राज्य यानी कि फ्रेंड्स फर्स्ट अनुसूची में है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब फ्रेंड्स, जब संविधान बना था तब तो उसके बाद में 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज थे। फिर क्या हुआ? संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा क्या, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना राज्य बन गया। इससे पहले राज्यों की संख्या 28 थी, यानी कि तेलंगाना राज्य अलग हुआ तो इससे कितने राज्य हो गए थे? 29। लेकिन फ्रेंड्स, हाल ही में 2020 में क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर है उसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया और साथ ही में उसके एक और यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख, 370 आर्टिकल के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि स्टेट के नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए वापस से? 28। ठीक है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज कितनी हो गई थी? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी और बन गई। तो यानी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज, टोटल 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ? अब स्टेट्स तो 28 हो गए लेकिन यूनियन टेरिटरीज वापस से 8 हुई। कैसे? क्योंकि जो दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव है, उसे दादर और नागर हवेली में मर्ज कर दिया, यानी 2 यूनियन टेरिटरीज मर्ज हो गई। इसलिए हमारे नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अब हो गए हैं 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 2020 को इंडिया हैज़ 8 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, द यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली हैव बिकम अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यानी दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली ये पहले अलग अलग थी लेकिन अब ये कंबाइंड हो गई है। ठीक है, उसके बाद में क्या फ्रेंड्स, अगस्त 5 में ये फ्रेंड्स जो फाइनल वो हुआ है वो कि ये पहले का है। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था? 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली का हो गया। उससे पहले एक और पॉइंट हुआ था कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर स्टेट ना होकर फिर अब क्या यूनियन टेरिटरी में आता है। ठीक है, अब उसके बाद में दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली मर्ज हो गया, ये हमने देख लिया। तो अब यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई? 8। ठीक है, 8। और स्टेट्स कितने हो गए? 28। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये फ्रेंड्स मैप है अब इंडिया का 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर से ही डिवाइड हुआ है लद्दाख। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ये दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये इनको मर्ज कर दिया गया है ना फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
तो फ्रेंड्स अब फर्स्ट अनुसूची को याद कैसे रखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमने बताया था कि पहले ब्रिटिश रूल था, उसके बाद इंडिया बना, तो हम ये मान सकते हैं कि कोई सी भी चीज़ बनती है तो उसको डिवाइड करते हैं डिपार्टमेंट्स में, है ना। तो हम ये मान लेते हैं कि एक प्लानिंग करी गई, पूरी किसी चीज़ को बनाने के लिए एक प्लानिंग करी गई। तो सबसे पहले उसमें क्या हुआ कि राज्य और यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र बताए गए, ठीक है। पहला पॉइंट ये कंडक्ट हुआ, ठीक है। अब हम द्वितीय अनुसूची देख रहे हैं, ठीक है। तो द्वितीय अनुसूची में क्या हुआ, इसमें फ्रेंड्स भारत की जो राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, ऐसे फ्रेंड्स अलग अलग जो इम्पोर्टेंट जो राज्य व्यवस्था से रिलेटेड हैं पीपल, उनके वेतन यानी कि सैलरी, ठीक है, सैलरी, वेजेस, पेंशन का उल्लेख किया गया है किसमें, द्वितीय अनुसूची में। अब फ्रेंड्स हमने प्लानिंग स्टार्ट करी, फर्स्ट में तो क्या हो गया कि राज्य और उसके क्षेत्र आ गए, ठीक है। अब दूसरे में क्या हुआ, राज्य और क्षेत्र को संभालने के लिए कुछ ना कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। अब लोग भी आ गए थे, लेकिन उनके जो सैलरी है वो भी देना पड़ेगा, वो काम करेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सैलरी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, अगला है तृतीय अनुसूची, यानी कि क्या हुआ, इसमें विभिन्न पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जैसे हमने राज्य व्यवस्था की अभी देखा कि वो सैलरी है सेकंड उसमें, वैसे ही थर्ड उसमें क्या है, उनकी शपथ है। अब फ्रेंड सैलरी तो हमने प्रोवाइड करवा दी सेकंड पॉइंट में, लेकिन उसके बाद में वह कार्य अच्छे से करें, ये उनको याद दिलाने के लिए एक शपथ दिलवाई जानी चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हुआ, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया, यानी कि फ्रेंड्स अब क्या हुआ, शपथ तो दिला दी गई, फिर शपथ के बाद में हम इसको एक कार्य क्षेत्र के रूप में ले सकते हैं कि जो मेन इनका प्रतिनिधित्व, एक जैसे वो होता है रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है, कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव होता है, वैसे ही हमने माना कि इन सभी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो राज्यसभा प्रतिनिधित्व। तो फोर्थ पॉइंट में क्या आया, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि अभी तक हमने जो 4 शेड्यूल पढ़े उसमें क्या, पहला है राज्य और यूनियन टेरिटरी के क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है जितने भी राज्य व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सारे जितने भी अधिकारी हैं उनका वेतन, ठीक है, सैलरी आ गई। तीसरा क्या होगा फ्रेंड्स, तीसरे में है कि उनके शपथ, ठीक है, शपथ आ गई तीसरे अनुसूची में। और चौथी अनुसूची में क्या हुआ फ्रेंड्स, उनका प्रतिनिधित्व। तो ये 4 शेड्यूल हो गए, इजीली हमने समझ भी लिया और याद भी रख सकते हैं फ्रेंड्स इसको इजीली, बिना किसी एक सेंटेंस या किसी और ट्रिक को याद रखकर, ठीक है। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 5वीं अनुसूची। 5वां पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स, अब कि अब प्रतिनिधित्व तो बन गया, अब क्या हुआ कि हर बार कुछ ना कुछ एक स्पेशल डिपार्टमेंट या स्पेशल क्राइटेरिया होता है। तो उसमें क्या, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है। अब यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया, ठीक है, ये स्पेशल एरिया हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 6ठी अनुसूची, यानी अपना 5th पॉइंट क्या हो गया, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र, ठीक है। फिर उसके बाद 6ठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अब फ्रेंड्स कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे एक अलग ही टाइप की जनजाति पाई जाती थी, तो उनके बारे में अलग से सोचा गया, ठीक है। अब उनके बारे में अलग से सोचा गया तो उनके लिए अलग प्रावधान हो गया, ठीक है। अब ये इसमें चार स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है कि आ मेरे मित्र, ठीक है, आ मेरे मित्र, अ से हो गया असम, ठीक है, मे से हो गया मेघालय, ओके, मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, ठीक है। तो आ मेरे मित्र से ये चारों स्टेट आप याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, आगे है फ्रेंड्स 7वीं अनुसूची। अब क्या हुआ
कि इन राज्यों को अलग से स्पेशल दर्जा दे दिया गया। अपन ये मान लेते हैं कि एक अलग से स्पेशल दर्जा दे दिया गया, तो अब क्या हो जाएगा कि केंद्र और राज्य ने बाकी राज्य जो बचे हुए हैं उसने उसका विरोध किया और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो गया। ठीक है, यानी कि बंटवारा हो गया। बंटवारा होता है तो कुछ ना कुछ डिवीजन होता है, तो डिवाइड क्या हुआ, इसमें 3 सूचियां हो गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। ठीक है, यानी ये संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये हैं क्या फ्रेंड्स, तो देखते हैं। संघ सूची यानी इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। फ्रेंड्स, इसका भी याद करने का आसान तरीका भी बताती हूँ मैं। यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन में सेंट्रल केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, उसके बाद में राज्य सूची। अब ये तो नाम से पता चल रहा है कि इस सूची में कौन बना सकता है कानून, राज्य सरकार। ठीक है, राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, इसमें ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। तीसरा पॉइंट जो है फ्रेंड, समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन अगर सेम लॉ हुआ तो केंद्र के द्वारा जो सेम मतलब विषय हुआ जिस पे लॉ बन रहा है, तो केंद्र सरकार का लॉ माना जाएगा, ना कि राज्य सरकार का। ठीक है, और केंद्र सरकार का वो लॉ बनते से ही राज्य सरकार का लॉ खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका क्या है, 3 लिस्ट हो गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब इसमें याद किया कैसे रखना है कि इसमें क्या है, तो फर्स्ट यूनियन में क्या होगा, पहले आएगी केंद्र सरकार, यानी कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार। दूसरा फिर किसको मौका मिलेगा, राज्य को। ठीक है, फिर तीसरा क्या, दोनों कंबाइन। ठीक है, और उसमें भी प्रायोरिटी किसको, सेंट्रल को, यानी केंद्र को। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसे याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब ये जो तीनों लिस्ट है फ्रेंड्स, इसमें है ना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए। ठीक है, सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए, तो उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो आप इस इमेज में देख सकते हैं। यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट में क्या पढ़ा हमने कि किसके पास पावर है, केंद्र सरकार के पास में लॉज बनाने के। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो देख सकते हैं हम, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, समवर्ती सूची। इसमें क्या, समवर्ती सूची तो दोनों कंबाइंड, ये देख सकते हैं आप, डायग्राम से भी याद रख सकते हैं कि ये हो गया पहला केंद्र और ये दूसरी सूची हुई स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट, और तीसरी दोनों को कंबाइंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये तीसरी लिस्ट, दोनों को कंबाइंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो अब स्टेट लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इसमें किसको, राज्य सरकार को अधिकार रहता है कानून बनाने का। तो इसमें मेन क्या है, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। ठीक है, अब फिर तीसरी लिस्ट समवर्ती यानी कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसमें क्या, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके बना सकती है। तो इसमें सब्जेक्ट हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सीशन। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स इसके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स तीनों लिस्ट के। ठीक है, अब हम रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हमने अभी यहाँ पे 7 अनुसूचियों तक किया है। ठीक है, तो पहले में क्या, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र। सेकंड हो गया वेतन, ठीक है, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके वेतन। तीसरा हो गया उनकी शपथ, जितने भी ऑफिसर्स हैं अधिकारी हैं उनकी शपथ। चौथा हो गया राज्यसभा के प्रतिनिधित्व। पांचवा, ठीक है, उसके बाद में पांचवा हो गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, छठे में फ्रेंड्स कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रावधान अलग से हैं, कौन कौन से, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, सातवीं में क्या हो गया, तीनों लिस्ट केंद्र और राज्य सरकार का बंटवारा हो गया शक्तियों का, तो उसमें 3 लिस्ट आ गई। ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची।
ठीक है, ये 7 तो अनुसूची हो गई। अब फ्रेंड्स अगर आप इसको समझ लेंगे तो ये इतने इजीली आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपको मेन याद रखना है कि किस अनुसूची में क्या है, तो ये आप आंसर डायरेक्ट टिक कर देंगे। ठीक है, अब हम आप बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी फ्रेंड्स? 22। ठीक है, अब इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले तो कितनी भाषा? 22 लैंग्वेजेस। फिर उसके बाद में मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, यानी पहले कितनी थी? 14। ठीक है, उसके बाद 1967 ईस्वी में सिंधी को, यानी सिंधी लैंग्वेज को, फिर 1992 में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर क्या 2004 ईस्वी में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब फ्रेंड्स इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो ये याद रखिए कि कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 22। उसके बाद पहले कितनी थी? 14। ठीक है, फिर क्या याद रखना है कि ये जो बाद में ऐड हुई है लैंग्वेजेस, वो कब ऐड हुई है और कौन कौन सी हुई है, ये याद रखना है। ठीक है, तो 1967 सिंधी, 1992 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, और 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है, ये ऐड हुई है फ्रेंड्स, है ना। और पूरी 22 लैंग्वेजेस जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन कौन सी हैं देखते हैं। हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, असमी, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, नेपाली, सिंधी, डोगरी, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो और संस्कृत। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट में कौन सी? संस्कृत। तो ये 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब उसके आगे क्या हुआ फ्रेंड्स? अब लिस्ट डिवाइड होने के बाद में सबकी भाषाओं का बंटवारा भी हो गया कि भाषा सबकी अलग अलग होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची यानी हमारा 9वां पॉइंट। इसमें क्या हुआ? संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन फ्रेंड्स, इसमें अब ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 यानी कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो कौन सा था? 9वीं अनुसूची के अंतर्गत हुआ था, जिसमें ये क्या जोड़ा गया था ये देखते हैं। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो संपत्ति का अधिकरण है वो इंक्लूड करा गया 9वीं अनुसूची में। और ये अनुसूची में सम्मिलित जितने भी सब्जेक्ट्स यानी जितने भी विषय आएंगे उनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, कोर्ट में उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, फिर क्या? अब इसमें अब तक ये मान्यता थी कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन फिर क्या हुआ? 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। यानी कि फ्रेंड्स अगर इनमें 9वीं सूची में जितने भी विषय आ रहे हैं उसमें से अगर कुछ ऐसा है कि जो हमारे मौलिक अधिकार के विरुद्ध है या उसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, तो उस विषय को चुनौती कोर्ट में, उच्च न्यायालय में दी जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है 10वीं अनुसूची। ठीक है, 9 पॉइंट हो गया। अब उसके बाद में 10वीं अनुसूची में क्या है? यह संविधान में 92 संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। फ्रेंड्स इसमें जो अमेंडमेंट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट, ये भी हम आगे देखेंगे, है ना। तो बाद में उसका वीडियो भी अलग से प्रोवाइड करेंगे हम आपको। अभी हम ये देखते हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या हुआ। इसमें संविधान में 92 संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके तहत क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि कोई दो ग्रुप है ए एंड बी। ठीक है, एक ग्रुप में मेंबर है,
उस ए में 10 मेंबर हैं और बी में 9 मेंबर्स हैं मान लीजिए। तो कुछ ऐसा हुआ कि ए में से एक मेंबर बी में चला गया, ठीक है, यानी उसने अपना ग्रुप चेंज कर लिया। जैसे कई बार होता ही है फ्रेंड्स के बीच में कि कुछ होता है तो वो दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दल बदल यानी कि एक्सचेंज यानी कि चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये दल बदल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब 11वीं अनुसूची यानी हमारा 11वां पॉइंट, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। अब फ्रेंड्स क्या हुआ, 11वीं में क्या जोड़ा गया है, पंचायत राज, ठीक है। यानी पंचायत राज व्यवस्था किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, 11वीं। और इसमें कितने सब्जेक्ट विषय प्रोवाइड किए गए थे कार्य करने के लिए, 29, ठीक है। अब 12वीं और आखिरी अनुसूची, इसमें क्या हुआ, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993। अब इसको याद करने में भी आसान है फ्रेंड्स। 11वीं जो थी वो 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई, और जो 12वीं है वो 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थापना स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। अब फ्रेंड्स 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, जो नगर पंचायत, नगर निगम, नगर निकाय होते हैं शहरी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, वह जोड़े गए किसमें, 12वीं अनुसूची में, और उनको कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यानी कि हमारे 12 शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। आसान है, इसे आप सिर्फ मेन में ना याद रखिए कि किस में क्या है, क्योंकि आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में एग्जाम में MCQ वाले क्वेश्चंस में डिस्क्रिप्शन तो रहता ही नहीं, आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे पंचायत राज संस्था का विवरण किस अनुसूची में है, तो आपका आंसर सीधे हो जाएगा 11वीं, है ना। तो आपने सिर्फ इतना याद रख लिया कि पंचायत राज व्यवस्था किस में है, 11वीं में, तो आप तुरंत आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। तो हम रिवाइज करते हैं। पहला अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेकंड में सारे अधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं उनका वेतन, ठीक है। तीसरे में उनके द्वारा ली गई शपथ। फिर फोर्थ में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व, ठीक है, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व। फिर उसके बाद में 5वीं में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र, ठीक है। फिर 6ठे में क्या कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का प्रावधान अलग से है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर 7वीं में क्या है, केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। तो उसमें 3 सूचियां आती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। फिर उसके बाद में 8वें में क्या है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेजेस यानी जो भाषा इंक्लूड करी गई है, कितनी है टोटल, 22, ठीक है। 8वें में हो गई भाषा, ठीक है। फिर 9वें में क्या हुआ फ्रेंड्स, ठीक है, 8वें में हो गई है भाषा, ठीक है। उसके बाद 9वें में है संपत्ति अधिकरण, जो हमने देखा न्यायालय में जिसकी समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन बाद में जोड़ा गया कि मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन है तो उसको समीक्षा करी जा सकती है न्यायालय में। उसके बाद में 10वीं अनुसूची में क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल यानी कि चेंज कर लेना ग्रुप। फिर उसके बाद में 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायत राज व्यवस्था, और 12वीं अनुसूची में क्या है, स्थानीय स्वशासन संस्था यानी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निकाय, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 12 शेड्यूल्स, ठीक है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने वीडियो आखिरी तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू, और आखिरी तक देखा है तो आपको ज़रूर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है, और कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स आप बताइएगा अगर आपको कोई से टॉपिक पे चाहते हैं आपकी हम वीडियो बनाएं तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।